हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि 5 ऐसी चीज़ें जो एज अ बैकएंड डेवलपर आपको मास्टर करनी ही चाहिए। अभी आप देख सकते हो ये हमारा रेगुलर सेटअप नहीं है क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर आया हूँ। तो 100 डेज़ का चैलेंज चल रहा है तो वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। तो कहीं पे भी हूँ, चाहे जंगल में हूँ, वीडियो जो है वो बनती रहेगी। आज का वीडियो है 5 ऐसी चीज़ें जो हर एक बैकएंड डेवलपर को पता होनी चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि डेटाबेस डिज़ाइन और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, किसी भी बैकएंड डेवलपर का जो काम होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डेटा के साथ में होता है। डेटा को किस तरह से हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, किस तरह से उसको क्वेरी करना है, ये सारे इन चीज़ों के ऊपर एक्चुअली आपके एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। इसके अंदर होता है कैसे नॉर्मलाइज करना है, आपके डेटा को डी नॉर्मलाइज करना है, इंडेक्सिंग कैसे करनी है। क्योंकि क्या होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और ठीक तरह से अगर आप इंडेक्स नहीं ऐड करते हो तो वो जो क्वेरी है आपकी बहुत ही स्लो हो सकती है। और इसके अंदर हमें ये भी समझना होगा कि सारे प्रॉब्लम्स का हल इंडेक्स नहीं होता है। कभी कभी इंडेक्सिंग जो है वो भी बैकफायर कर सकती है, क्योंकि इंडेक्सिंग करते हो तो रीड आपके फास्ट होते हैं लेकिन जो राइट होते हैं वो स्लो डाउन होते हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और इसी के साथ में ना आप क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान जो है उसको भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि बिहाइंड द सीन आपकी क्वेरी किस टाइप की जनरेट हो रही है। अगर सिंपल क्वेरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यूज़ करते हो जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह लगाते हो तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आपको मेक श्योर करना है कि क्वेरी प्लान जो आपका डेटाबेस बना रहा है वो किस तरह से बना रहा है, क्या उसके अंदर कोई ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको मास्टर करना है। और इसी के साथ में ना और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये समझना कि हमें किस टाइप का डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। हमें क्या नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करना चाहिए या फिर एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करना चाहिए, है ना, या फिर कोई और टाइप का डेटाबेस। और भी टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, ग्राफ डेटाबेस होता है और भी डेटाबेसेस है। तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। और इसको अगर आपको और एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो आप जो एसिड प्रॉपर्टीज़ है डेटाबेस की, ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, उसके बारे में आप सीखते हो। और इसी के साथ में कनेक्शन पूलिंग एक कॉन्सेप्ट है, कनेक्शन पूलिंग चाहिए होती है। ख़ास करके जब भी आप सर्वरलेस एनवायरनमेंट जो होते हैं उसके अंदर जब भी काम करते हो तो कनेक्शन पूलिंग जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एज अ बैक एंड डेवलपर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसको मास्टर करना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल सर्विसेज होती है, माइक्रो सर्विसेज होती है। आपका जो डेटा जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही डेटाबेस के अंदर नहीं है। अलग अलग आपने सर्विसेज बना के आपका डेटा भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आती है जो आपको सीखनी चाहिए। उसके अंदर एक है कैप थ्योरम। कैप थ्योरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये समझने के लिए कि क्या ट्रेड ऑफ्स आपको करने हैं आपके आर्किटेक्चर के अंदर, है ना। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए कि अवेलेबिलिटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं। इसी के साथ में जो स्केलिंग होती है, स्केलिंग के बारे में आपको सीखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, वर्टिकल स्केलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर आती है। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि एज अ बैक एंड डेवलपर आपको एटलीस्ट जो इंटरमीडिएट लेवल तक की जो सिस्टम डिज़ाइन है, ये सिस्टम डिज़ाइन का भी पार्ट है, वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि बैकएंड डेवलपर मतलब आपका सिर्फ ये काम नहीं है कि आपने कोड लिख दिया और आपने डिप्लॉय कर दिया, सारी चीज़ें चल रही है। नहीं, एज अ बैकएंड डेवलपर आप एक तरह का आर्किटेक्ट भी होते हो। अब डिपेंड करता है आपके कंपनी साइज़ के अंदर। अगर कंपनी आपकी छोटी है तो एक्चुअली आप एज अ बैकएंड डेवलपर सारी चीज़ें, ये आर्किटेक्चर वगैरह बनाना है तो ये सारी चीज़ें आप ही करते हो। हालांकि बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर इसके लिए अलग जो है रोल रखा जाता है। बट हाँ, मतलब अगर इसको आप करते हो तो आप एक तरह से स्टैंड आउट हो जाते हो एक बैक एंड डेवलपर के
जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उसके अंदर, अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर आती है तो। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है API डिज़ाइन। अब देखिए API डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक सिस्टम अगर दूसरे सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट करता है वो APIs के थ्रू करता है। तो API डिज़ाइन को सीखना ये ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अब API डिज़ाइन मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि REST API हो गई API डिज़ाइन। नहीं, API डिज़ाइन मतलब सिर्फ REST API नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स भी आ सकती है। GraphQL आ सकता है, gRPC आ सकता है, वेब सॉकेट्स आ सकते हैं। ये सारे APIs ही हैं। ये सारे आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो कौन सा कब आपको यूज़ करना चाहिए, कब आपको REST API यूज़ करनी चाहिए, कब आपको gRPC यूज़ करनी चाहिए, क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इन चीज़ों को जब भी आप सीखते हो ना, तभी आप जो है परफॉर्मेंस सिस्टम्स बना पाते हो, सही डिसीजन जो है वो ले पाते हो। अब इसी के साथ में और एक चीज़ यहाँ पे मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, जो कि है वर्जनिंग। API वर्जनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिर्फ API बनाने से काम नहीं होता है, आपको प्रॉपर उनके वर्जन्स बनाने होते हैं। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आप कोई API का बिहेवियर चेंज करते हो, तो अगर उसको वर्जन नहीं किया हुआ है तो उन APIs को जितने भी क्लाइंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे ब्रेक हो जाते हैं, राइट? क्यों नहीं? क्योंकि वो पहले दूसरा डेटा एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी दूसरा डेटा आ रहा है, राइट? तो इसलिए API वर्जनिंग ज़रूरी होती है। आप जो वर्जन पुराना है उसको टच नहीं करते हो, आप जो नया कुछ फीचर ऐड करना है तो उसका एक नया वर्जन बनाते हो, और धीरे धीरे जो बाकी के क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं वो धीरे धीरे जाके उसको अपग्रेड करते हैं या फिर माइग्रेट करते हैं, राइट? सो API डिज़ाइन, इसके अंदर ये सारी टेक्निक सीखना प्लस API वर्जनिंग, ये करना ज़रूरी है और इसको आपको मास्टर करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेबिलिटी या फिर मॉनिटरिंग, इसको आप बोल सकते हो। अब ये बहुत ही अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। बैकएंड डेवलपर्स को लगता है कि ये काम शायद और किसी डेवऑप्स टीम के अंदर SRE इंजीनियर्स वगैरह उनका होगा, बट मैं मानता हूँ कि आपको एज ए बैकएंड डेवलपर जो है ये चीज़ें आनी चाहिए। सो इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब आप आपके एप्लीकेशन के अंदर जो लॉगिंग करते हो, अगर लॉगिंग करते हो तो स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो जो लॉग्स है वो सिर्फ आपके एप्लीकेशन के अंदर नहीं रहते हैं, उसको हम थर्ड पार्टी सिस्टम के ऊपर सेंड करते हैं, जहाँ पर उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, जहाँ पर उनको एनालाइज किया जा सकता है। अगर कोई इंसिडेंट होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस इंसिडेंट को अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना है तो हमारे पास लॉग्स होने चाहिए उसके लिए, और स्ट्रक्चर लॉग्स होने चाहिए, तभी तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, उसको फिक्स कर पाएंगे, और तभी तो हम ऐसा सॉल्यूशन निकाल पाएंगे कि ये चीज़ फिर से रिपीट ना हो, राइट? तो ये चीज़ ज़रूरी है। इसी के साथ में और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग जो है ना, ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप माइक्रो सर्विसेज के अंदर काम करते हो, मल्टीपल सर्विसेज होती है, तो क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट जो भी आती है वो पहले एक माइक्रो सर्विस के ऊपर जाती है, वहाँ से और दूसरे माइक्रो सर्विस के ऊपर जाती है, वहाँ से और तीसरे माइक्रो सर्विस के ऊपर जाती है, एंड फिर ये बैक जो है रिस्पॉन्स भेजती है। तो ये जो आपका स्पैन हुआ है सर्विस का, ये 3 माइक्रो सर्विसेज के थ्रू होके गया है। अब क्या होता है, अगर इसमें से किसी एक माइक्रो सर्विसेज के अंदर एरर आ जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फेल हुई है, इसमें से कौन से एरर की वजह से, कौन से माइक्रो सर्विस जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के टूल्स आते हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली वो जो टाइमलाइन है ना, वो देख सकते हो कि यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पर गई थी, अच्छा यहाँ पे एरर आई है, या फिर एरर तो छोड़िए, जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको भी आप उसके अंदर देख सकते हो कि ये जो सर्विस है ये थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स दे रही है, क्या इसके अंदर कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इवेंचुअली जाके ना, जब भी आप ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग आप करते हो, तो आप आपके एप्लीकेशन के अंदर इंसिडेंट होती है तो जल्दी से प्रॉब्लम्स भी फाइंड आउट कर पाते हो, और आप आपके सिस्टम को इम्प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जैक्टली डेटा पता चलता है कि कहाँ पे क्या स्लो चल रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लमेटिक है। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आती है आपकी इस ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग के अंदर। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन का स्केलिंग। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी एप्लीकेशन को हम बनाते हैं तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट, एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़र लॉगिन और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसकी मदद से सिस्टम के अंदर लॉगिन करता है, राइट। सो ये लॉगिन करने के भी मल्टीपल तरीके हैं। हम जेसन वेब टोकन्स यूज़ कर सकते हैं, सेशंस यूज़ कर सकते हैं। अगर ये माइक्रो सर्विसेज है तो यहाँ पे हम जेसन वेब टोकन जो है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। और इसी के साथ में ऑथेंटिकेशन के साथ में ऑथराइजेशन एक चीज़ होती है। तो ऑथराइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट कर दिया, बट ऑथराइजेशन के अंदर आपको एक्चुअली आप कौन हो, आपके पास क्या परमिशन है, आप एडमिन हो या नहीं हो, तो ये चीज़ें ऑथराइजेशन के अंदर चेक की जाती है। तो इसको आपको मास्टर करना है कि कैसे आप मतलब सिक्योर तरीके का जो ऑथेंटिकेशन है वो करते हो, कैसे आप सिक्योर तरीके का जो ऑथराइजेशन है वो करते हो। और इसी के साथ में ना और एक चीज़ है, इनपुट वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी एक मेन मतलब कॉज बन जाता है आपके सिक्योरिटी इश्यूज़ का। जो भी यूज़र से डेटा आता है उसको आपको वैलिडेट करना चाहिए, तो ये एक ज़रूरी है। और इसी के साथ में ना इसके अंदर दो चीज़ें और आती है। देखें, एक है सीक्रेट मैनेजमेंट। सीक्रेट मैनेजमेंट मतलब आपकी जो APIs की होती है या फिर सीक्रेट कीज़ होती है उसको आप कैसे स्टोर करते हो, कैसे शेयर करते हो, ये सीखना ज़रूरी है। उसके मल्टीपल तरीके हैं, आप .env के अंदर रखते हो, आप किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रखते हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी वॉल्ट सिस्टम आप यूज़ करते हो, तो इसके भी तरीके हैं। और इसके बाद लास्ट दो चीज़ें हैं, ये लास्ट पॉइंट जो हमारा इसके अंदर की ये चीज़ें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एक ये है एन्क्रिप्शन। देखिए, एन्क्रिप्शन के बारे में समझना ज़रूरी है। अब एन्क्रिप्शन जो होता है ना, हम सारे एप्लीकेशंस के अंदर नहीं यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर कर रहे हो, तो इसके लिए ना डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए अगर वो कोई प्राइवेट पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से एनक्रिप्ट करके स्टोर करना पड़ता है। इसका मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट्स किसके हाथ में लग जाते हैं तो वो उनको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। तो एनक्रिप्शन भी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो एप्लीकेशन को और आपके डेटा को सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। बैकएंड डेवलपर अगर आपको बनना है और इसके अंदर आपको मास्टरी करनी है तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा खास ध्यान दें और आप नोटिस करोगे कि आप एक बेटर बैकएंड डेवलपर बन चुके होंगे। सो ये था आज का वीडियो। देखिए, अगर आप बैकएंड के अंदर मतलब एकदम बिगिनर स्टेज में हो और आपको नहीं पता है कि क्या क्या हमें चीज़ें शुरू कैसे करनी है बैकएंड डेवलपर बनने के लिए, राइट, तो उसके लिए ये वीडियो आप देखना। इसके अंदर हमने डिटेल में रोड मैप कवर किया है। जाइए इसको देखिए नेक्स्ट।